नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम समझ रहे हैं 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास, और आज की क्लास में इसका हम अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अभ्यास प्रश्नों में बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के साथ। पहला बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है। पूछा जा रहा है कि पंजाब राज्य में भूमि निम्नीकृत मुख्य रूप से कौन से कारण से हो रही है। अ है गहन खेती से, ब है वनोन्मूलन से, स है अत्यधिक सिंचाई से और द है अति पशुचारण से। तो हमने देखा था कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर जरूरत से ज्यादा सिंचाई की वजह से भूमि निम्नीकरण हो रही है। मुख्य रूप से भूमि में लवणता आ रही है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर स अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बहुवैकल्पिक प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। बोला जा रहा है कि कौन से राज्य में, इन चारों में से किस राज्य में मुख्य रूप से सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। अ है पंजाब, ब है हरियाणा, स है उत्तर प्रदेश का मैदानी हिस्सा और द है उत्तराखंड। हमने समझा था कि खेती के कुछ अच्छे तरीके अपनाकर हम मृदा अपरदन से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो ये सीढ़ीदार या सोपानी खेती मुख्य रूप से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए की जाती है। यहां पर इस ढलानी क्षेत्र को ऐसे सीढ़ी नुमा आकृति में बदला जाता है ताकि हवा और मुख्य रूप से पानी का बहाव कट कट के हो सके, रुक रुक के हो सके और अपने मिट्टी का कटाव न हो। तो इन चारों में से मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर द उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर द में मुख्य रूप से सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न तीसरा, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। बोला जा रहा है कि इन चारों क्षेत्रों में से, इन चारों जगहों में से मुख्य रूप से काली मिट्टी कहां पाई जाती है। अ है जम्मू और कश्मीर में, ब है राजस्थान में, स है महाराष्ट्र में और द है झारखंड में। तो हमने देखा था कि काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी हिस्से और उसमें भी दक्कन के पठार में देखने को मिलती है। और दक्कन के पठार के अंतर्गत मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला कुछ क्षेत्र आ जाता है। तो काली मिट्टी मुख्य रूप से आपके महाराष्ट्र, इन चारों राज्य में महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बाद 30 शब्दों में उत्तर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें अपने पास विकल्प नहीं होंगे, हमें खुद से उत्तर लिखना होगा। तो पहला प्रश्न है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है, और दूसरा इसी का हिस्सा है, इस पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। बोला जा रहा है कि हमें उन 3 राज्यों के नाम बताने हैं जहां पर मुख्य रूप से काली मृदा पाई जाती है, और ये काली मृदा मुख्य रूप से किस फसल के लिए बढ़िया रहती है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें कुछ चीजें खुद से लिखनी होती है। जैसे कि यदि यहां काली मृदा के बारे में पूछा गया है तो हमें काली मृदा के बारे में कुछ बेसिक बातें लिख के फिर इसके मेन उत्तर को लिखना है। तो काली मृदा का रंग काला होता है, ये तो आराम से हमें याद हो जाएगा। इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है और मुख्य रूप से ये लावाजनक सैलों से बनती है। लावाजनक सैले मतलब कि ज्वालामुखी फूटने से जो लावा बनता है, उस लावे के जमने से जो चट्टाने, जो सैले बनती है, उसे बोला जाता है लावाजनक सैले। और मुख्य रूप से इन्हीं लावाजनक सैलों से ये काली मिट्टी बनती है। और ये कौन सी फसल के लिए बढ़िया है? ये कपास की खेती के लिए बढ़िया रहती है, इसीलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। और भारत में ये मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी हिस्से और उसमें भी दक्कन के पठार में मुख्य रूप से देखने को मिल जाएगी। राज्यों की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी हिस्सों पर मुख्य रूप से मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें 30 शब्दों में उत्तर लिखना है।
प्रश्न है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और इस प्रकार की मृदा या मिट्टी की तीन मुख्य विशेषताएं क्या है? बोला जा रहा है भारत के दक्षिण में जो पूर्वी तटीय मैदान है उसके नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी की हमें तीन विशेषताएं बतानी है। तो हमने देखा था कि चाहे पूर्वी तट का नदी डेल्टा हो या भारत के उत्तर के विशाल मैदान के नदी डेल्टा हैं, नदी डेल्टा या नदी वाला जो क्षेत्र है वहां पर मुख्य रूप से हमें जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है और जलोढ़ मृदा बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। उपजाऊपन के कारण इसमें गहन खेती होती है, जैसे कि गेहूं, चावल, गन्ना, दलहन, इनकी फसलें ज्यादा लगाई जाती है और गहन खेती ज्यादा होने की वजह से यहां पर जनसंख्या भी ज्यादा रहती है और जनसंख्या का घनत्व भी ज्यादा होता है। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर हमें किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है? जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। इसकी तीन मुख्य विशेषताएं हमें लिखनी है। पहली विशेषता, यह मृदा मुख्य रूप से हिमालय के तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। तो भारत में मुख्य रूप से ये उत्तर के विशाल मैदान में देखने को मिलती है। उत्तर के विशाल मैदान को हम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कह सकते हैं, क्योंकि यह मैदान मुख्य रूप से इन्हीं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की तरफ जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। तो नदी की शुरुआत में जहां से ये पैदा होती है, मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां पर मिट्टी के कण बड़े होते हैं और जैसे जैसे हम मुहाने की तरफ जाएंगे, डेल्टा वाले हिस्से की तरफ जाएंगे, समुद्र वाले हिस्से की तरफ जाएंगे, वहां पर इस मिट्टी के कणों का आकार छोटा होता जाता है। ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और ज्यादा उपजाऊ होने की वजह से इस मिट्टी वाले क्षेत्रों में गहन खेती भी की जाती है। बड़ी मात्रा में यहां पर फसल उगाई जाती है, जैसे कि चावल, गेहूं, गन्ना और बाकी दलहनी फसलें। और ज्यादा गहन खेती होने की वजह से यहां पर जनसंख्या भी ज्यादा है और जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? बोला जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। तो पहाड़ी क्षेत्र चूंकि ढलान वाली भूमि होती है, तो वहां पर आप समोच्च जुताई कर सकते हो, वहां पर आप सीढ़ीदार या सोपानी कृषि कर सकते हो, और यदि पहाड़ी क्षेत्रों में कोई खेत बड़ा है तो वहां पर पट्टी कृषि भी की जा सकती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में हम मृदा के अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उसके बारे में कुछ बेसिक बातें लिखो, फिर आप अपने मेन उत्तर को लिखो। तो सबसे पहले हम मृदा अपरदन के बारे में लिख लेते हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा का कटाव और आगे उसका बहाव, इस प्रक्रिया को बोला जाता है मृदा अपरदन। और मुख्य रूप से ये मानवीय तथा अलग अलग प्राकृतिक कारणों की वजह से होती है। तो हमें पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकना है, मिट्टी के कटाव को रोकना है। तो इसके लिए मुख्य रूप से तीन तरीके हैं। एक है समोच्च जुताई, दूसरा है सीढ़ीदार या सोपानी कृषि और तीसरा है पट्टी कृषि। ये समोच्च जुताई क्या होता है? हमने समझा था कि पहाड़ी क्षेत्रों में आप यदि ढलान के अनुरूप जुताई करोगे तो इस तरीके से जब खड्डे पड़ेंगे तो हवा, पानी का बहाव आराम से मिट्टी का कटाव कर सकता है। तो हमें क्या करना है? ढलान के अनुरूप नहीं बल्कि इस तरह समांतर तरीके से खेत में हल जोतना है, तभी हम मिट्टी के कटाव को बचा पाएंगे। तो समोच्च जुताई मतलब समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाना। इससे ढाल के साथ साथ जल बहाव की गति घटती रहती है। एक तरीके से जल के बहाव के बीच में ऐसे रुकावट आ जाएगी, जल के बहाव की गति कम हो जाएगी, मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा। दूसरा है पहाड़ी क्षेत्र, ढलानी क्षेत्रों में सीढ़ीदार या सोपानी कृषि। मतलब आप पहाड़ी क्षेत्र में ढलानों को ऐसे सीढ़ी नुमा आकृति में बदल दो। इससे क्या होगा? हवा और पानी की रफ्तार कम हो जाएगी, मिट्टी का कटाव कम होगा और साथ ही पानी इन सीढ़ियों में थोड़ा थोड़ा जमा होने लगेगा। मतलब अपने खेतों को भी पानी मिल जाएगा सिंचाई के लिए।
तो सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को बड़ी मात्रा में रोका जा सकता है। अवनालिका अपरदन मतलब ऐसे गहरे खड्डे हो जाना, गहरी वाहिकाएं बन जाना। तो सीढ़ीदार कृषि मुख्य रूप से पहाड़ी या ढलानी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकती है। अगर ढलानी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में खेत बड़े हो किसी जगह पर, तो वहां पर पट्टी कृषि भी की जा सकती है। पट्टी कृषि मतलब आप अपने खेत को छोटी छोटी पट्टियों में बदलो, फसलों के बीच बीच में घास की पट्टियां लगाओ, ताकि जब आप फसल काट लो तो पूरा खेत खुला ना रह जाए। भाई अगर खेत खुला रहेगा तो हवा और पानी आराम से मिट्टी का कटाव कर लेगा, लेकिन हम बीच बीच में घास उगा रहे हैं, इन घास को हम तब नहीं काटते हैं जब हम फसल काट रहे हैं, तो उससे अपनी पूरा खेत एकदम खुला नहीं रहेगा, बीच में घास मिल जाएगी। घास मिलेगी तो हवा पानी का रफ्तार इतना ज्यादा नहीं होगा, मिट्टी का कटाव कम होगा। तो इससे बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां लगाई जाती है और ये घास की पट्टियां हवा द्वारा जनित बल को कमजोर करती है, हवाओं की रफ्तार को कम करती है, और इससे हमारा मिट्टी का कटाव थोड़ा कम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब बड़े उत्तर लेखन वाले प्रश्न अपने सामने हैं। कितने शब्दों में उत्तर लिखना है? 120 शब्दों में हमें यहां उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन कीजिए और वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है? इस प्रश्न में दो प्रश्नों का जवाब देना है। एक तो भारत में भूमि उपयोग प्रारूप बताना है, और दूसरा 1960-61 से वनों के अंतर्गत जो भूमि क्षेत्र आता है वो इतना ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा है, इसका कारण बताना है। तो सबसे पहले हम भारत में भूमि उपयोग प्रारूप की बात कर लेते हैं। उससे पहले हमें भूमि के बारे में कुछ बेसिक बातें लिखनी है। तो भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्राकृतिक संसाधन है। मानव अपनी 95% आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि से ही करता है। तो हम भूमि पर ही रहते हैं और बहुत सारे रूपों में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति भी भूमि पर ही होती है, वन्य जीवन भी भूमि पर ही होता है, मानव जीवन और आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार के साधन, सभी काम हम भूमि पर ही तो करते हैं। तो भूमि मानव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं भारत में भू संसाधनों के उपयोग को हम कैसे अलग अलग भागों में बांटकर देख सकते हैं। जो चीजें हमने थ्योरी में पढ़ी थी उसी के आधार पर हमें उत्तर लिखना है। तो हमने देखा था कि भारत में मुख्य रूप से भू संसाधनों का उपयोग वन के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि होती है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि मतलब इस पे आप खेती नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि या तो ये बंजर है, कृषि के अयोग्य है, या फिर इसे अन्य गैर कृषि प्रयोजनों में लगाया गया है। अन्य गैर कृषि प्रयोजन मतलब वहां पर बिल्डिंग है, सड़क है, रेलवे लाइन बिछे हुए हैं, पुल बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई है, कृषि के अलावा दूसरे कामों में लगाई गई है, इसीलिए कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है। तीसरा है अन्य कृषि अयोग्य भूमि। अन्य कृषि अयोग्य भूमि मतलब कि ये खेती के लिए उपयुक्त तो है लेकिन बाकी कामों में लगाई गई है, जैसे कि यहां पर चारागाह या फिर गोचर भूमि बनी हुई है, या फिर इस पे अलग अलग प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, या फिर ये कृषि योग्य बंजर भूमि भी हो सकती है। कृषि योग्य बंजर भूमि मतलब खेती की जा सकती है, लेकिन किसी भूमि पर यदि 5 या 5 साल से ज्यादा समय के लिए खेती नहीं कर रहे हो तो वो कृषि योग्य बंजर भूमि कहलाती है। तो जहां पर 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो उसे बोला जाता है कृषि योग्य बंजर भूमि। चौथा है पड़ती भूमि। अब पड़ती भूमि के दो प्रकार हैं, वर्तमान पड़ती भूमि और पुरातन पड़ती भूमि, जिसे अन्य पड़ती भूमि भी कहा जाता है। तो वर्तमान पड़ती मतलब ऐसी भूमि जो कि खेती के लायक है, जिस पर खेती की जा सकती है, लेकिन वहां पर 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती नहीं की गई है। यदि किसी जमीन पर 1 या 1 साल से कम समय के लिए खेती नहीं कर रहे हो तो उसे बोला जाएगा वर्तमान पड़ती भूमि। वहीं अगर किसी भूमि पर 1 से लेकर 5 साल के बीच में आप खेती नहीं कर रहे हो तो उसे बोला जाता है पुरातन पड़ती भूमि। और लास्ट में आ जाता है शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र, जिसपे वाकई में फसलें बोई जाती है और फसलें काटी जाती है, मतलब वाकई में जिस पर खेती की जाती है। तो भारत में भूमि के मुख्य रूप से ये 5 उपयोग आते हैं।
अगर बात की जाए 2014-15 के आंकड़ों की, तो इन आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 45.5% भूमि शुद्ध यानी कि नीवल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आधे से थोड़ी कम भूमि जो है वो शुद्ध या नीवल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आती है, मतलब इस पर वाकई में खेती की जाती है। वहीं अगर बात करें कि वन क्षेत्र के अंतर्गत कितनी भूमि आती है, तो 23.3%। ये हम 2014-15 के आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो कि अपनी बुक में, अपने नोट्स में, चार्ट में दिए गए हैं। वहीं यदि बात करें कि गैर कृषि प्रयोजन में कितनी भूमि लाई गई है, तो ये करीब करीब 8.7% है। इसके अलावा अलग अलग प्रतिशत दिए गए हैं, लेकिन हमने बड़े बड़े जो आंकड़े हैं वो लिखने हैं, उनको याद करना है। बात करते हैं कि 1960-61 के बाद से वन इतने ज्यादा क्यों नहीं बढ़े हैं। तो 1960-61 से वन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, सिर्फ 5% का ही विस्तार हुआ है। 1960-61 से लेकर 2014-15 के बीच की बात की जाए तो इतने सालों में वन क्षेत्र के अंतर्गत सिर्फ 5% का ही विस्तार हुआ है, 5% की ही बढ़ोतरी हुई है। इसका कारण क्या है? स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद, यानी कि 1947 के बाद, और उसमें भी मुख्य रूप से हरित क्रांति के बाद। हरित क्रांति मतलब मुख्य रूप से गेहूं और चावल के फसलों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि होना, जो कि करीब करीब 1960-70 के दशक में हुई थी। तो हरित क्रांति के बाद भूमि का अधिकतर उपयोग जो है वो कृषि के लिए और साथ ही आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए किया गया। भाई हरित क्रांति मतलब फसलें ज्यादा, मुख्य रूप से गेहूं और चावल की फसलें ज्यादा, और फसलें ज्यादा तो एक तरीके से धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा भूमि जो है वो कृषि के अंतर्गत आने लगी, और कृषि में भूमि को लाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को, वनों को काटा गया। और साथ ही आधारभूत अवसंरचनाओं के विकास के लिए, आधारभूत अवसंरचना मतलब कि सड़क बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, और रेलवे लाइन बिछाओ, पुल लगाओ, दुकानें खड़ी करो, घर बनाओ, तो ये आधारभूत अवसंरचना है। तो आधारभूत अवसंरचना को बनाने के लिए हमने पेड़ों को काटा, हमने वनों को खत्म किया, तो इसके कारण वनों को बड़े स्तर पर काटा गया। इस वजह से इतनी तेज गति से वनों के अंतर्गत आने वाला भूमि क्षेत्र बढ़ नहीं पाया। दूसरा कारण भारत में बढ़ती जनसंख्या, इसके अलावा औद्योगिकरण, बहुत ज्यादा उद्योग लगने लगे, फैक्ट्री लगने लगे, उनको बनाने के लिए भी हमने पेड़ वनों को काटा। इसके अलावा नगरीकरण, नगरीकरण मतलब बड़े से बड़े, ज्यादा से ज्यादा शहर बनने लगे, उन शहरों के विस्तार होने की वजह से इसके आसपास के जो पेड़ क्षेत्र थे, जो वन क्षेत्र थे, वो काटे गए। तो इस वजह से भी हम इतना तेज गति से वनों को नहीं बढ़ा पाए 1960-61 से लेकर 2014-15 के बीच में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 और उसके बाद 1988 कहती है कि 33% भूमि पर वन होने चाहिए, जबकि हमने देखा 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 23% भूमि पर ही वन क्षेत्र है। वन जो है वो पर्यावरण को संतुलित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं और भूमि को निम्नीकरण होने से भी बचाते हैं। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर वनों के प्रतिशत को बढ़ाना चाहिए। तो ये बेसिक बातें भी आप लिख सकते हो यदि वनों से संबंधित बातें आ जाए तो। नेक्स्ट प्रश्न, जिसमें हमें 120 शब्दों में उत्तर देना है, दूसरा है प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। बोला जा रहा है कि एक तो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, आसान भाषा में कहे तो मशीन, और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपभोग कैसे हो रहा है। तो प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के चलते संसाधनों का अत्यधिक उपभोग हुआ है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। तो हम जानते हैं कि प्रौद्योगिकी की वजह से, आर्थिक विकास की वजह से हम संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपभोग कर रहे हैं। जितने की हमें जरूरत नहीं है उससे कहीं बढ़कर हम संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये कैसे हुआ है भाई? आर्थिक विकास कई प्रकार के नए संसाधनों का दोहन करते हैं और उसके लिए बाध्य करते हैं। जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास आसान भाषा में बोले तो हमारी आय बढ़ना, ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनना, ज्यादा से ज्यादा रेलवे लाइन बिछना, पुल बनना, बिल्डिंग बनना, घर बनना, इसे हम आसान भाषा में आर्थिक विकास कह सकते हैं। तो आर्थिक विकास जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हम नए नए संसाधन और ज्यादा से ज्यादा संसाधन उपभोग करेंगे। इसकी वजह से संसाधनों का दोहन बढ़ते जा रहा है। दूसरा है, जब किसी देश में प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप
आर्थिक विकास होता है तो वहां के लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। जब किसी देश में प्रौद्योगिकी विकास होता है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, तो आर्थिक विकास भी होगा। और आर्थिक विकास होगा तो लोगों का जीवन की क्वालिटी, लोगों का जीवन स्तर भी उच्च होगा। आसान भाषा में लोगों की आय बढ़ेगी, लोग नई नई चीजों की ज्यादा से ज्यादा मांग करेंगे। तो प्रौद्योगिकी विकास होगा तो आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा तो लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा, और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा तो उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ेगी। पहले साइकिल चलाते थे लोग, आर्थिक विकास हुआ, बाइक चलाने लगे ज्यादा से ज्यादा। आर्थिक विकास हुआ तो लोग कारें लेने लगे, कार चलाने लगे। और अब तो नई नई फैशनेबल कारें आती है, तो अपनी आवश्यकताओं से भी ज्यादा उपभोग होने लगा आर्थिक विकास की वजह से। इसकी वजह से संसाधनों पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ा, उस पर दबाव बढ़ा। इसके अलावा कृत्रिम उपकरण प्रौद्योगिकी विकास की देन है। जैसे जैसे आप प्रौद्योगिकी विकास करोगे तो नए नए बहुत सारी मशीन आएगी, और मशीन जो है वो संसाधनों का बहुत तेज गति से दोहन करती है। एक मशीन है जो कि एक ही घंटे में बहुत सारे कपड़ों का उत्पादन कर देती है। तो मशीन चूंकि निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर देती है, तो बदले में पीछे से नेचुरल प्राकृतिक संसाधन भी ज्यादा लाने पड़ेंगे इस मशीन वाली जगह पर। तो इन कृत्रिम उपकरणों की वजह से, मशीनों की वजह से संसाधनों का उपभोग बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय भी है। तो इसी के साथ हमने पहले अध्याय के अभ्यास प्रश्न भी देख लिए हैं। तो आपको करना क्या है, रिवीजन करना है, चीजों को समझना है, पढ़ाई करते रहना है। आशा है आज की कक्षा में जो हमने अभ्यास प्रश्न देखे हैं आपको समझ में आए होंगे। आज की इस कक्षा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।